हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। कॉजेज ऑफ मूड डिसऑर्डर शुरू करेंगे आज। मूड डिसऑर्डर्स में जैसे हमने बात करी है दो मूड डिसऑर्डर्स की, एक तो जो मेजर डिप्रेशन होता है और एक होता है बाइपोलर। तो इनके जनरल कॉजेज क्या हैं, इसके पीछे सारे जितने भी अलग अलग पर्सपेक्टिव है हमारे साइकोलॉजी में, जैसे कि बिहेवियरल है, सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, उन सब के अपने अपने व्यूज़ हैं। बिहेवियर थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि जो डिप्रेशन है वो लर्नड हेल्पलेसनेस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। लर्नड हेल्पलेसनेस मतलब कि जब आपको एक के बाद एक फेलियर फेस करना पड़ता है और आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आने में अनसक्सेसफुल हो जाते हो, सो यू लर्न दैट कि आप अब कुछ नहीं कर सकते, यू बिकम हेल्पलेस। आपको हेल्पलेसनेस होने लग जाती है एंड यू फील कि अब इसका कोई एस्केप नहीं है और हम इससे बाहर नहीं आ सकते, तो वो एक लर्नड हेल्पलेसनेस डिप्रेशन का ही रूप ले लेती है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरिस्ट क्या बोलते हैं कि ये लोग कॉग्निशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ये तो थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो दे आर सेइंग दैट डिस्टॉर्टेड थिंकिंग हो जाती है, थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, इस वजह से डिप्रेशन होता है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत कम हो जाती है, गुड इवेंट्स के बारे में सोचना कम हो जाता है। सोशल कॉग्निटिव व्यू, डिप्रेस पीपल कॉन्टिन्यूअली हैव नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स। सोशल कॉग्निटिव व्यू इज सेइंग दैट डिप्रेस पीपल जो है वो कॉन्टिन्यूअली नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में एंड दे हैव सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स, मतलब वो अपने आप को हमेशा हारा हुआ सोचते हैं, विच डिप्रेस देम फर्दर। उसकी वजह से क्या है, वो दोबारा और ज़्यादा डिप्रेस होते रहते हैं। सो दे आर सेइंग कि इट इज़ लाइक अ साइकिल, कि आप पहले डिप्रेस होते हो थोड़ा सा, फिर आपको नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और वो ख़त्म नहीं होते हैं, उसकी वजह से और डिप्रेशन में चले जाते हो। लर्नड हेल्पलेसनेस को भी एक तरीके से सेल्फ डिफीटिंग थिंकिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है और डिप्रेशन के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। So, learned helplessness has been linked to an increase in such self-defeating thinking and depression in studies with people who have experienced uncontrollable painful events. This link does not necessarily mean that the negative thoughts cause। ये जो लिंक मिला है इनको दोनों चीज़ों के बीच में, कि जो लर्नड हेल्पलेसनेस है और सेल्फ डिफीटिंग थिंकिंग है, जो कि डिप्रेशन के केस में भी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स कॉज डिप्रेशन। ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर हो जानी चाहिए आपको, कि इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स की वजह से डिप्रेशन होता है, बट इफ़ डिप्रेशन इज़ देयर, इट इज़ लाइकलीहुड दैट नेगेटिव थॉट्स इंक्रीज हो जाएंगे। एक स्टडी भी है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। वन स्टडी फाउंड दैट व्हेन कंपेयरिंग एडोलेसेंट्स हु वर डिप्रेस्ड टू दोज हु वर नॉट डिप्रेस्ड, एडोलेसेंट्स को कंपेयर कर रहे थे, दो ग्रुप ऑफ एडोलेसेंट्स थे, वन ग्रुप वाज डिप्रेस्ड एंड अनदर ग्रुप वाज नॉट डिप्रेस्ड। तो इन्होंने देखा कि ग्रुप जो था, जो डिप्रेस था, दे वर फेसिंग द रिस्क ऑफ सोशल कॉग्निटिव एनवायरनमेंट, जैसे बीइंग अ फीमेल और अ मेंबर ऑफ एन एथनिक माइनॉरिटी, लिविंग इन पॉवर्टी, रेगुलर यूज ऑफ ड्रग्स। ये सारी चीज़ों की वजह से उसको और ज़्यादा डिप्रेशन था। सोशल एनवायरनमेंट भी उनका ऐसा था जिस वजह से उनको डिप्रेशन जैसी और ज़्यादा फीलिंग बढ़ती जा रही थी। सो डिप्रेस्ड ग्रुप फेस्ड रिस्क फैक्टर्स स्पेशली एसोसिएटेड विद सोशल कॉग्निटिव एनवायरनमेंट सच एज, तो जो जैसे जो फीमेल्स थे उनके साइड पे ज़्यादा वो था, उनके उनके अंदर ज़्यादा डिप्रेसिव सिम्टम्स थे, या फिर जो एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप के लोग थे, या जो पॉवर्टी में रह रहे थे जो लोग, या फिर जो रेगुलरली ड्रग्स का यूज़ करते थे जैसे टोबैको, अल्कोहल वगैरह, या कुछ डेलिंक्वेंट बिहेवियर में अगर कुछ इन्वॉल्व थे जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह में। तो ये एक तो सोशल कॉग्निटिव एनवायरनमेंट ऐसा था इनका जिसकी वजह से इनके अंदर रिस्क ज़्यादा था, एज कंपेयर टू अनदर ग्रुप जिसमें उनको डिप्रेशन नहीं मिला। उनके केस में क्या देखा कि उनका सोशल कॉग्निटिव एनवायरनमेंट कैसा था। उनके केस में था कि दे दोज एडोलेसेंट्स वर फ्रॉम टू पेरेंट्स हाउसहोल्ड। टू पेरेंट हाउसहोल्ड मतलब जिनके दोनों पेरेंट्स एक साथ हैं, सेपरेशन नहीं है या डिवोर्स नहीं है, एक साथ रहते हैं। उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत हाई है, वो अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, पीयर्स के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, स्कूल के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। तो क्लियर हो गया इस चीज़ से यहाँ पे कि जिसके सोशल एनवायरनमेंट
और कॉग्निटिव थिंकिंग नेगेटिव होती है, उसके केस में डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. So, learned helplessness in the face of discrimination, prejudice, poverty may be associated with depression in these adolescents. तो इन एडोलोसेंट्स में क्या देखा गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, प्रिजुडिस था, पॉवर्टी थी, इस वजह से जो लर्नड हेल्पलेसनेस था उनके अंदर कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो उसकी वजह से उनके अंदर डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा मिली. A recent study has also found that when therapists focus on helping clients to change their way of thinking, depression improves significantly when compared to therapy that focus only on changing behavior. तो अभी ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रूव हो चुका है कि जब डिप्रेशन के पेशेंट्स को थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं, तो जब उन्हें ये बोला जाता है कि अपने सोचने का तरीका बदलो, पॉजिटिव सोचो, तो डिप्रेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट मिल रही है, एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नज़र आती है एज कंपेयर टू अगर सिर्फ बिहेवियर को ही चेंज करने के लिए कहा जाए. तो इट इज़ बेटर कि बिहेवियर के साथ साथ हम थिंकिंग को भी चेंज होने के लिए बोलें, क्योंकि थिंकिंग अगर पॉजिटिव होगी तो ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर में भी नज़र आएगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. उसके बाद आती है बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन. वो क्या बोलती है? बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर फोकस ऑन द इफेक्ट ऑफ ब्रेन केमिकल्स. अब हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गए, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन. ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हैप्पी रिएक्शंस के लिए. तो जब इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्वांटिटी में इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से मूड डिसऑर्डर्स होते हैं. तो दिस इज बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, जिसमें बोल रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल बहुत ज़्यादा है हमारे डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर्स में. कुछ एक ऐसा भी मूड डिसऑर्डर है जो सीजनल है. सीजनल मतलब सीजन चेंज होता है तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं. जैसे जब गर्मियाँ होती हैं तो उनका मूड ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वापस से जब स्प्रिंग या समर आने लगता है तो वो वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं. इस केस में ये बोल रहे हैं कि दिस मूड डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इज कॉज्ड बाय बॉडीज रिएक्शन टू लो लेवल ऑफ लाइट. विंटर्स में क्या होता है, द लेवल ऑफ लाइट इज वेरी लो, विंटर्स में इतनी लाइट नहीं होती है, सो दैट कॉजेज बॉडीज रिएक्शन, और उसकी वजह से ये इनको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है. प्लस जीन्स की बात भी है यहाँ पे, जीन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है. The fact that more severe mood disorders are not the reaction to some outside source of stress or anxiety, but rather seem to come from within person's own body. अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई एक्सटर्नल सोर्स ही हो जिसकी वजह से आपको मूड डिसऑर्डर हो रहा है. कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ इस टाइप के डिस्पोजिशंस होते हैं जिससे हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स जल्दी हो जाती हैं. जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही जल्दी सैड हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो मोस्टली हैप्पी रहते हैं, तो एक वो जेनेटिक फैक्टर भी इसमें इंक्लूडेड है. So, the tendency of mood disorders to appear in genetically related individuals are higher at rate. So, genetically related means suppose कि आपके relation में somebody has मूड डिसऑर्डर, तो हो सकता है अगर वो ब्लड रिलेशन है तो वो जेनेटिकली आपके अंदर या किसी और के अंदर भी टेंडेंसी आ सकती है जो भी उनसे रिलेटेड है. तो ये इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है. एविडेंस एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफिक जीन्स एसोसिएटेड विद मूड डिप्रेशन और क्रोमोसोम 11 with bipolar disorder on chromosome 18. तो जैसे हमें पता है कि there are 23 pairs of chromosome in our body, तो इसमें से जो 11th नंबर क्रोमोसोम है उसको डिप्रेशन, और जो 18th नंबर क्रोमोसोम है उसको बाइपोलर के साथ एसोसिएट किया हुआ है. और more than 65 people with bipolar disorder have at least one close relative. तो देखा गया है कि 65% लोग जिनके अंदर बाइपोलर मिला है उनका कम से कम एक कोई ऐसा रिलेटिव होता है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है. इसका मतलब जीन्स का भी बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में.
Twin studies have also shown that if one identical twin has either major depression or bipolar, the chances that other twin also develops. तो ट्विन स्टडी में भी ये चीज पता चल चुकी है कि अगर एक को होगा तो दूसरे ट्विन को भी होगा, होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमने अभी कौन कौन से डिसऑर्डर्स कवर कर लिए हैं। हमने पहले किया था एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने पैनिक डिसऑर्डर के बारे में बात की थी, ओसीडी के बारे में बात की थी, जनरलाइज एंजाइटी के बारे में बात की थी, जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, जनरली कईयों को आदत होती है एंशियस रहने की। फिर उसके बाद एंजाइटी में फोबियाज भी हमने डिस्कस किए थे, स्पेसिफिक फोबिया जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया था, एक्रोफोबिया था, अगोराफोबिया था। देन इन कॉजेज में हमने क्या देखा कि कुछ बिहेवियरल कॉजेज होते हैं, कुछ कॉग्निटिव रीजंस हो सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, जहाँ पे हमने फिर से न्यूरोट्रांसमीटर की बात की थी उस टाइम भी। कल्चरल के कॉजेज हो सकते हैं। देन मूड डिसऑर्डर्स में हमने देखा कि दो तरीके के मूड डिसऑर्डर्स हैं, एक मेजर डिप्रेशन है, दूसरा बाइपोलर है। मेजर डिप्रेशन में मतलब आप सैडनेस की तरफ रहते हो, बाइपोलर में मीन्स आपका मूड कभी सैड कभी हैप्पी होता है, लेकिन एक्सट्रीम होता है। और इसके कॉजेज की भी अलग अलग चार पर्सपेक्टिव हैं और चार अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। साइकोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन बोलता है कि जो रिप्रेस्ड एंगर है उसकी वजह से होता है। बिहेवियरल थ्योरिस्ट कहते हैं कि वो लर्न हेल्पलेसनेस की वजह से होता है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमारे थिंकिंग को कॉज मानती है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को। और बायोलॉजिकल थ्योरी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को। अब इससे रिलेटेड एक क्विज है जिसको हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन इरेशनल फियर ऑफ ब्लड वुड बी। तो अगर किसी को इरेशनल फियर है, मतलब एक फोबिया है ब्लड से, तो इट इज अ टाइप ऑफ क्या, कौन सा फोबिया आएगा? सोशल, स्पेसिफिक, अगोराफोबिया या फिर एक्रोफोबिया। तो जैसे हमें पता है सोशल फोबिया तो सोशल सिचुएशंस में जाने से जो लोग डरते हैं उन्हें होता है। स्पेसिफिक फोबिया मतलब किसी स्पेसिफिक चीज से होता है, तो ये हो सकता है आंसर। एगोराफोबिया और एक्रोफोबिया नहीं होगा, क्योंकि एगोरा मीन्स किसी ऐसी जगह जाने से आपको डर लगता है जहां से आपको एस्केप करना मुश्किल लगे, और एक्रो मीन्स हाइट से। तो यहाँ पे आंसर होगा स्पेसिफिक फोबिया, मतलब कि जो किसी पर्टिकुलर चीज से डरता हो, जैसे यहाँ पे इस केस में ब्लड से डर रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जेनिफर वरीज दैट समवन माइट कम इनटू हर हाउस एट नाइट while she is sleeping and helpless. She checks the locks on the doors and windows several times before she can relax enough to go to bed. Her constant checking the lock is most similar to। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं कि जेनिफर सोने से पहले बहुत बारी उठ के अपना डोर का लॉक चेक करती है, तब जाके उसको नींद आती है। तो बार बार उठ के चेक करने का ये किस वाले पर्टिकुलर डिसऑर्डर का पार्ट है? ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली ये जो आदत है इसकी उठ के बार बार चेक करना लॉक को, ये किस में आएगा? ये आएगा कंपल्शन में। फिर है थर्ड क्वेश्चन, एंजाइटी, रिकरिंग नाइटमेयर, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम। ये अगर किसी को मोर देन 1 month, इफ इट इज अकरिंग फॉर मोर देन 1 month आफ्टर अ मेजर स्ट्रेसर, अगर 1 महीने से ज्यादा देर किसी को हो रहा है देखो हमने पढ़ा था कि एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है और पीटीएसडी होता है, लेकिन अगर 1 महीने तक है तो उसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलेंगे, लेकिन अगर वो 1 महीने से ज्यादा है तो उस केस में हम उसको पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, बट्स रिलेटिव्स आर कंसर्न दैट ही वरीज टू मच। He worries about little things going wrong. He worries about big things going wrong. Sometimes it seems as though he is worrying because there is nothing to worry about. He worries so much that he has a hard time getting things done. But most likely, अब ये देखो यहाँ पे ये एक पर्सन है जो बिना मतलब की बहुत वरी करता है, कुछ गलत हो जाए तो भी डर लगता है उसको, कुछ ना हो तो भी उसको वरी होता ही रहता है, ही इज ऑलवेज वरीड। तो ये कौन सा वाला एंजाइटी है? इसमें कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है। दिस इज कॉल्ड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, क्योंकि ये जनरली आदत है उसको वरी करने की। Then Sandy has the tendency to make everything seem so much worse than it usually is. Beck would say that Sandy has the tendency to dash.
सो ओवर जनरलाइज, मिनिमाइज, डू ऑल नथिंग थिंकिंग या मैग्नीफाई, मतलब कोई छोटी सी चीज को भी वो बहुत बड़ा बना देती है। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है? दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग। Sixth, George lost his father 3 years ago. Since then, he has experienced occasional bouts of sadness and depression. Although he usually feels quite happy, sometimes the sadness returns. George, relatively mild mood swings most likely indicate. अब जॉर्ज हैं जिनके फादर उनसे दूर हो गए 3 साल पहले। अब वो कह रहे हैं कि वो मोस्टली सैड ही रहता है, लेकिन कभी कभार बीच में नॉर्मल हो जाता है, बट उसका मोस्टली ज़्यादातर वो एक मूड जो है ना उसका डिप्रेशन या सैडनेस की तरह ही है। तो अब ये माइल्ड वाला है, माइल्ड वाला जो मूड स्विंग है इसका, ये किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगा? तो इस केस में जो आपका आंसर होगा वो होगा साइक्लोथीमिया आंसर है, क्योंकि ये मूड स्विंग की बात कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यूअस डिप्रेशन की बात करते तो डायस्थीमिया आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आ गया मूड स्विंग जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो माइल्ड मूड स्विंग होता है साइक्लोथीमिया में। देन क्वेश्चन नंबर 7, Matcha woke up one morning in a very sad mood and couldn't think of any reason why she should feel the way. The feeling got worse as the day went on. Although in the days and weeks to follow she occasionally felt normal, she had more sad days than normal. Her feelings were so intense that she couldn't sleep, ate too much, and couldn't take joy in anything. तो माचा इज सफरिंग फ्रॉम, तो ये तो साफ पढ़ के समझ में आ रहा है कि वो उसका मूड बहुत खराब है, उसको रीज़न नहीं पता है, उसको बहुत बुरा फील हो रहा है, वो कुछ को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो तो ये मेजर डिप्रेशन का ही सारा सिम्टम्स है। And then last one is Vicky was always coming up with grand plans for making money, none of which lasted very long before she abandoned them. The last scheme is to buy a huge tract of land and build an expensive dude ranch where people can come to learn how to train their horses, eat at a 4-star restaurant, and stay in luxury accommodation. All this in spite of the fact that Vicky and her husband don't have the money to buy the land, knowledge of how to run a hotel, or have a 4-star chef handy. ओके तो ये कह रहे हैं कि विक्की है जिसने इतना सारा प्लान बना लिया है कि वो जिसमें उसके काफ़ी पैसे लगने वाले हैं, और उसका जो प्लान है कि एक लैंड बहुत बड़ा खरीद के वहाँ पे एक रैंच बनाएंगे, उस जहाँ पे लोग अपने हॉर्सेस को ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। फिर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी होगा जहाँ पे खाना खाएंगे लोग। फिर एक लग्जरी अकोमोडेशन भी मिलेगी रहने के लिए। मतलब इतना कुछ प्लान कर लिया बिना इस चीज़ के कि उनके पास पैसे भी नहीं है इस चीज़ के लिए, और ना ही उनको कोई नॉलेज है होटल कैसे चलाना चाहिए, ना कोई शेफ़ है खाना बनाने के लिए। तो इस तरह का प्लान अगर कोई बना रहा है तो वो किस चीज़ का सिम्टम हो सकता है? ये हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर का, जब वो एक इलेटेड कंडीशंस में होते हैं, जब वो बहुत अनरियलिस्टिक प्लान्स, इतने खुश होते हैं कि अनरियलिस्टिक प्लान्स बनाने लगते हैं। तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक खत्म है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम ईटिंग डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।